हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट। तो हीट जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एनर्जी वाले चैप्टर में। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो उसी एनर्जी के फॉर्म को आज हम थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा कि हम ना धूप में अगर जाएं तो हमें ना गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक हीट होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है उससे हमें हीट मिलती है। तो बेसिकली जो सन की एनर्जी है उसमें हीट होती है और जब वो हीट हमें मिलती है तो हमें काफी कंफर्टेबल लगता है विंटर्स में। अब वैसे ही अगर गर्मियों में चले जाओ तो वो हीट इतनी ज्यादा लगती है कि वो अनबेरेबल भी हो जाती है। तो हमारे अर्थ पे द ओनली source of light or the source of energy that heats up our earth is sun। ठीक है, मेनली वो सन ही है। तो सन एक ऐसा सोर्स है जिससे हम हीट एनर्जी रिसीव करते हैं और ये हीट एनर्जी हमारे अर्थ में अलग अलग फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि प्लांट्स यूज करते हैं इसको फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। अब वैसे ही ये जो एनर्जी है ना, अब अगर हम बात करें, अगर आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करो, जल्दी से करो मेरे साथ साथ, ऐसे रब करो तो आपको हीट मतलब फील हो रही है। मतलब ऐसे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना थोड़ी देर में आपके हाथ जो है वो गर्म होने लग जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दिस मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन आई एम रबिंग माई हैंड्स, मूविंग माई हैंड्स, सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, राइट। एंड नाउ व्हेन दिस मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी तो हमें एक वार्मथ की सेंसेशन आती है, राइट। वैसे ही अगर आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब आप एक स्विच ऑन करते हो बल्ब को ऑन करने के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बल्ब के फिलामेंट में होकर जाती है, लाइट आती है और लाइट के साथ साथ अगर आप थोड़ी देर बाद उस बल्ब को टच करते हो ना तो वो बल्ब आपको गरम फील होता है। क्यों? बिकॉज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच we feel heat energy. So basically heat energy is मतलब heat is a form of energy which can be felt but it cannot be seen। क्या आप हीट को आते हुए देख सकते हो? नहीं। You can only feel the warmth, you can only feel it, right? You cannot see it। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि एक उबलते हुए पानी में हाथ डाल दो तो क्या होगा? तो आप अपना हाथ डालोगे और आप बोलोगे कि मेरा हाथ तो जल गया। जलेगा ही, ऑफ कोर्स जलेगा। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप आइस कोल्ड वाटर में अपना हाथ डालो, मतलब आइस, एक पानी है जिसपे मैंने आइस डाली है, उसमें अपना हाथ डालो तो क्या होगा? आप बोलोगे कि बहुत ठंड लग रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब आप एक गर्म ऑब्जेक्ट में, जैसे आप एक से हॉट वाटर में, ठीक है, हॉट वाटर में जब आप अपना हाथ डाल के देखना तो आपको गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका हाथ का टेम्परेचर है वो काफी कम है इस पानी के टेम्परेचर से, ठीक है। तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है, राइट, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर हैंड। तो क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर से जो हीट एनर्जी है वो आपके हैंड को ट्रांसफर होगी। लेकिन जब आप यही चीज आप आइस कोल्ड वाटर में फील करते हो तो यहाँ पर क्या होता है? आइस कोल्ड वाटर में जब आप अपना हाथ डालते हो तो आपको ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि आइस जो है ना इसका टेम्परेचर काफी कम है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ योर हैंड। तो आपके हाथ से ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है इस पानी में और ये पानी पिघलने लगता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हीट एनर्जी इज। सो हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर द फ्लो ऑफ एनर्जी
takes place from hot body to the cold body when they are kept in a close contact. ऐसे आपके सामने आइस पड़ी है कि आपको ठंड लगेगी उसको देख के? नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको जाके टच करोगे आपको वो ठंडा फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका हाथ ज़्यादा गर्म है और आपके हाथ से वो हीट जो है वो उस आइस को ट्रांसफर हो रही है। क्योंकि आप आइस और आपका हाथ कांटेक्ट में आया है, तो हमेशा हीट का जो ट्रांसफर है वो गर्म चीज से ठंडी चीज को ही होता है। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो अगर मेरे पास से ये एक हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हमेशा हॉट टू कोल्ड ही होगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। तो जब तक मेरे हाथ का टेम्परेचर और उस पानी का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता है, तब तक ये हीट का ट्रांसफर चलता ही रहेगा। आप ये करके भी देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा पानी लेना, उसमें अपना हाथ डालना। इनिशियली आपको ठंड लगेगी, लेकिन धीरे 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 आप देखोगे, आप बोलोगे कि यार ये पानी तो फिर गर्म हो गया। कैसे हुआ? आपके हाथ की हीट जो है वो उस पानी में गई और उस पानी को आपके हाथ के टेम्परेचर पर वो ले आई, मतलब हाथ के टेम्परेचर पर नहीं लाई, यहाँ से हीट का ट्रांसफर पानी में होता रहा। अब जब तक दोनों ही बॉडीज, आपका हाथ और पानी, एक टेम्परेचर पर नहीं आ जाएंगे, तब तक हीट का ट्रांसफर होगा। और जब दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हाथ डाला, पानी ठंडा था, नॉर्मल हुआ और फिर उसके बाद आपके हाथ से ही गर्म होने लग गया। ऐसा तो नहीं होता है ना। वो एक पॉइंट पर आके ये जो हीट का ट्रांसफर है ये रुक जाता है। कब रुकता है? जब दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर सेम आ जाता है। ओके, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 6 में हमने काफी सारी डिटेल्स पढ़ी हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कौन सी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, सो दैट इज व्हाट टेम्परेचर मेजर्स। ठीक है, तो हीट जो है ना, यहाँ पर हीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके यूनिट्स को जान लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दो यूनिट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट इज जूल एंड अनदर वन इज कैलोरी। कैलोरी का एक बिगर यूनिट है विच इज किलो कैलोरी। ठीक है, सो जूल इज द SI यूनिट। तो अगर मैं आपको बोलूं एनर्जी को रिप्रेजेंट करो, सो 15 इज द नंबर, सो यू विल राइट 15 जूल, सो इट मीन्स 15 जूल। सो जूल इज द यूनिट ऑफ दिस हीट एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? तो आपने कैलोरीज, आजकल तो मतलब बहुत ट्रेंड में है क्योंकि सबको फिट रहना है, तो कैलोरीज की बहुत बात की जाती है। सो कैलोरी इज बेसिकली डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो ये एक छोटा सा ग्लास है, इसमें हमने 1 ग्राम पानी डाला है। कितना ग्राम पानी डाला है? 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितनी हीट लगेगी इस 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में, मतलब इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने में कितनी हीट लगेगी? सो दैट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। अब वही बात है कि इसका जो बिगर यूनिट है दैट इज किलो कैलोरी। तो अगर हम 1 कैलोरी की बात करें, या हम 1 किलो कैलोरी की बात करें, सो इट इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेशन क्लास 6 से मैं ये बताती आ रही हूँ कि जहां पर भी वर्ड किलो होता है दिस रिप्रेजेंट्स 1000। जहां पर भी है, जैसे मैंने किलो कैलोरी लिखा, मैंने बोला इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, बिना सोचे समझे यहाँ पर 1000 लिख दो। ठीक है, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज 1 किलो कैलोरी। सो दिस इज 1 kilocalorie is defined as the heat energy required to raise a temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius। यहाँ पर हम ग्राम्स में चल रहे थे और यहाँ पर हमने सिंपली इसको क्या कर दिया? 1 किलोग्राम कर दिया। Okay, so this is 1 kilocalorie is defined as the heat energy required to raise a temperature ऑफ, अब मैंने ग्लास में कितना पानी लिया है? 1 किलोग्राम। ठीक है, वैसे हम लीटर्स में लेते हैं लेकिन जस्ट कंसिडर इट किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितनी हीट लगेगी दैट इज डिफाइंड एज 1 किलो कैलोरीज।
ओके अब यहाँ पर क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हमने एक से ज्यादा यूनिट्स पढ़े हैं, तो इन यूनिट्स का ना आपस में रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार न्यूमेरिकल्स आते ही ऐसे हैं जहां पर कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड दिस 4 जूल इज एक्चुअली 4.18 जूल, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इस नंबर को वी पुट इट एज 4.2, अदरवाइज इट इज 4.18। और आपको एस्टिमेशन के रूल्स पता है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम। सो अगर एक नंबर है उसके आगे का जो नंबर है पॉइंट डेसिमल के बाद, ठीक है, जो दूसरा नंबर है, इफ इट इज मोर देन 5 और मोर देन 5, सो इट बिकम्स वी एड 1 टू द फर्स्ट नंबर। तो हमने यहाँ पर 4.2 लिख दिया है, याद रहेगा ना। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलो, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो वही द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, राइट। सो दैट इज द टेम्परेचर। तो अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है। देखो हमने क्या किया कि हमने टैप वाटर लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ टैप वाटर लिया दोनों ही बीकर्स में। एक में हमने डाली है आइस और दूसरे को हमने रख दिया है बर्नर के, मतलब दूसरे जो बीकर है उसको बर्नर के ऊपर रख दिया है, मतलब उसको हमने हीट करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर हमने पूरा सेटअप तो कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हाथ घुमा रहे हैं, एक तो हम आइस वाले पानी में और दूसरा उस पानी में जिसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर आप हाथ घुमाते रहोगे तो पहले आपको आइस वाला पानी ऐसा लगेगा कि बहुत ठंडा है, राइट। तो आप बोलोगे कि ये पानी तो ठंडा है। वहीं पर जो पानी जिसके नीचे आपने बर्नर लगाया है उसको आप बोलोगे कि ये पानी तो गर्म है, राइट। तो यही डिफरेंशिएशन आप करोगे ना दोनों के बीच में ही। तो इससे आप क्या बता रहे हो कि एक पानी गर्म है एक पानी ठंडा है, लेकिन कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है क्या वो आप बता पाओगे? नहीं, इट इज जस्ट द सेंसेशन ऑफ हीट या फिर कोल्डनेस। ठीक है, कि मेरी बॉडी के हिसाब से ये जो आइस वाला पानी है ये ठंडा है, और दूसरा मैं बोलूंगी कि मेरी बॉडी के हिसाब से जो बर्नर जो जिसके नीचे हमने बर्नर रखा है, जिस पानी को हम हीट कर रहे हैं वो गर्म है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द माय बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कि मुझे गर्म लग रहा है या मुझे ठंडा लग रहा है, दैट्स इट। Clear? So that is what there is where the temperature comes in. So temperature basically वो quantity है जो हमें ये बताती है, which tells us the degree of hotness और coldness of a body, कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है। सो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब बॉडी को हम कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे दोनों ही केस में हमने टैप वाटर लिया था, इस केस में हमने आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, तो इस पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। वहीं पर क्योंकि हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं और इस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट टेम्परेचर इज। द नेक्स्ट वन इज द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होते हैं? सो टेम्परेचर के यूनिट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं जो हम यूज करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली हम जो यूज करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, राइट। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। क्लियर? तो ये है हमारे 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर्स। इनके बीच में हम अच्छे से रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है वो कौन सा है। सो दैट इज व्हाट इज थर्मोमीटर, राइट। सो थर्मोमीटर, सो this is an instrument which helps us in measuring the degree of hotness or coldness of a substance. तो अब अगर हम इसको देखें, so this is a कौन सा थर्मोमीटर है? This is laboratory thermometer. कौन सा थर्मोमीटर है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी रेंज नेगेटिव से शुरू होके
110 तक है। वहीं पर अगर हम एक नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं थर्मोमीटर, सो ऑलवेज रिमेंबर कि उसका टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नेगेटिव तो नहीं जा सकता है, राइट। सो दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर को अगर आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज बल्ब, ठीक है। इस बल्ब के अंदर हम क्या डालते हैं, एक लिक्विड डालते हैं जो इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, ठीक है। तो दिस वर्क्स, दिस कंप्लीट सेटअप, दिस कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, इट वर्क्स ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। क्लियर। तो ये क्या है, दिस इज मर्करी, राइट। तो ये कितना एक्सपैंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी गर्म चीज में है या कितनी ठंडी चीज में है। तो यहां पर हमने इस पूरे में, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेम, ये जो पूरा कॉलम है ऊपर तक, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम, राइट। तो यहां पर मरकरी है। अब इस मरकरी को, इस बल्ब को ही बेसिकली हम डिप करते हैं किसी सब्सटेंस में, उसके टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, जानने के लिए। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें टोटल 120 डिविजन्स हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है। तो टोटल 120 डिविजन्स हैं बीच में, एंड दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बल्ब को डालते हैं इनटू द थर्मोमीटर, ठीक है। ओके सॉरी। तो अब मान लो मेरे पास ये एक जार है, इसमें मैंने पानी डाला है थोड़ा सा गर्म करके, या नॉर्मल पानी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है पानी का। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या डाल दूंगी, मैं इसमें डाल दूंगी ये थर्मोमीटर, जिसका बल्ब जो है वो डिप होगा इनटू दिस वाटर, इनटू दिस लिक्विड। अब मरकरी कितना राइज करता है वो मुझे बताएगा कि इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मरकरी जो है वो इस कॉलम में राइज करेगा, जितना कम होगा उतना नीचे रहेगा, करेक्ट। अब होता क्या है कि जब मान लो ये मेरा ग्लास है जिसमें मैंने लिक्विड डाला है, अब ये जो टिप है ना, इसको बल्ब मान लो, मैंने इस टिप को डिप कर दिया इनटू द लिक्विड। अब मैं देखती रहूंगी कि मरकरी जो है, मरकरी का लेवल राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है। एक जगह आएगी जहां पर जाके वो फर्दर राइज नहीं होगा कैपिलरी ट्यूब में, लेकिन उसके लिए आई विल वेट, ठीक है। मैं थोड़ी देर वेट करूंगी, फिर मैं देखूंगी अच्छा ये वो पॉइंट आ गया। नाउ दैट पॉइंट, उसका आप टेम्परेचर, उस पॉइंट की आप रीडिंग लोगे, एंड दैट विल टेल यू व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड। एंड सिंस इट इज दिस होल थर्मोमीटर इज इन डिग्री सेल्सियस, तो ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर किस में आएगा, किस यूनिट में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये हम पहले से करते आ रहे हैं क्लास 6 से, और इनिशियल चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग के लिए ना हम बिल्कुल सामने इस थर्मोमीटर को रखते हैं और बिल्कुल आईज के लेवल पर आके उस मरकरी को देखते हैं। सो दैट विल गिव अस द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ऑल राइट। नाउ कमिंग ऑन टू दीज डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों थर्मोमीटर्स हैं, एक है जो सेल्सियस स्केल में है, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल में, और तीसरा है केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले है सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल जो है वो एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ने दिया था जिनका नाम ही सेल्सियस था। फ़ारेनहाइट जिन्होंने दिया था उनका नाम फ़ारेनहाइट था, और जिन्होंने केल्विन दिया था उनका नाम केल्विन था, ठीक है। अब देखो तीनों स्केल्स में कैसे डिफरेंस आता है। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसमें जो आइस पॉइंट है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो है 0 डिग्री। वहीं पर अगर हम स्टीम पॉइंट की बात करें, राइट, तो जहां पर पानी जो है वो वेपर बन जाता है, सो दैट इज 100 डिग्री, करेक्ट। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। दूसरे हम फ़ारेनहाइट स्केल में आते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल यूजुअली हम क्लिनिकल में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि वो थर्मोमीटर जिसमें आप अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो ना, तो आप क्या देखते हो कि 98 है, 99 है, 100 है, 101 है,
0.02 है, ऐसे ही देखते हो, ठीक है। सो दैट टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट, दैट इज नॉट इन सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइस पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो स्टीम पॉइंट है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। अब इन दोनों का बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में कितने डिग्रीज का फर्क है, दैट इज 180 डिग्रीज का डिफरेंस है। अब आते हैं अपने लास्ट स्केल में, दैट इज केल्विन स्केल, और इसे ना एब्सोल्यूट स्केल भी माना जाता है। तो इसमें टेम्परेचर कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 केल्विन से शुरू होता है, ठीक है। इसका जो आइस पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन और इसका स्टीम पॉइंट है 373 केल्विन। और अगर हम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखें, सो दैट इज अगेन 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस, दैट इज नॉट 1000, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस, दैट इज 100 केल्विन। तो अगर हम सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों को देखें तो दोनों में ही आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में कितना फर्क है, कितने डिजिट्स का फर्क है, 100 का है। लेकिन फ़ारेनहाइट में वही डिफरेंस 180 डिग्रीज का है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स जो हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर ना एक बार इसका क्विक रिकैप कर देते हैं। पहला आता है सिंबल, तो तीनों के सिंबल लिखेंगे। तो यहां पर सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है के। केल्विन को कभी भी हम डिग्री नहीं लिखते हैं, ओके, ऑल राइट। आइस पॉइंट सेल्सियस में कितना था, 0, राइट, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आगे लिखा है तो मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना था, फ़ारेनहाइट में है 32, केल्विन में कितना है 273 केल्विन, करेक्ट। अब आते हैं स्टीम पॉइंट में, तो इसका स्टीम पॉइंट है 100, इसका स्टीम पॉइंट है 212 और इसका स्टीम पॉइंट है 373। तो इन दोनों में स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स का फर्क है, 100, यहां पर है 180 और यहां पर अगेन 100। तो ये तीनों जो हमने अभी स्केल्स विद डायग्राम पढ़े उसका आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे कौन कौन से हैं, ये याद होना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पर अभी तो आपको सिर्फ इतना है, अभी तो आपको कन्वर्जन के लिए भी क्विक फॉर्मूलाज बताए जाएंगे। लेकिन जब हम इनको बड़ी क्लासेस में जाते हैं और तब हम इनको डीपली पढ़ते हैं कि क्यों इतना फर्क है, कैसे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट किया है, जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो कैसे बनाया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसको यहीं पर समझ लेना पहले, ठीक है। तो देखो, लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 स्केल्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तीनों के आपस में रिलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ओके। तो डिग्री सेल्सियस की अगर आप बात करें तो अगर हम सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल की बात करें तो सेल्सियस में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की बात करें तो दिस इज 0, दिस इज 100, दिस इज 273, दिस इज 373। तो दोनों में ही ना 100 डिविजन्स का फर्क है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में। इज दैट करेक्ट? ओके। अब अगर आप यहां पर देखोगे ना तो इसको ना हम थोड़ा निमोनिक से समझें तो आपको बड़ा मजा आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूं, कैसे याद रखोगे। तो देखो, C इज फॉर कैलकटा, तो पहले कोलकाता कैलकटा हुआ करता था, ठीक है। तो पहले कैलकटा था और फिर वो क्या बन गया, कोलकाता बन गया, ठीक है। तो यहां पर डिग्री सेल्सियस जो है उसमें मतलब जब कैलकटा था तो बहुत ही कम शॉप्स थी, बहुत कम मार्केट थी, लेकिन जब वो एडवांस हुआ, कोलकाता बना, तो उस टाइम पर यहाँ पर शॉपिंग मॉल सब कुछ बढ़ गए। तो वहां पर हमने क्या किया कि जो कैलकटा था उसमें 273 को ऐड कर दिया और वो हमारा कोलकाता बन गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। याद रखना, कैलकटा कोलकाता, तो कैलकटा पुराना है, कोलकाता नया है, तो कोलकाता में चीजें बहुत मॉल्स बढ़ चुके हैं। ओके, गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्जन पर, जहां पर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशनशिप समझेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में,
ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में 0 है और यहाँ पर स्टीम जो है वो 100 है। डिग्री फ़ारेनहाइट में आइस इज 32 और जो स्टीम है दैट इज 112। तो इन दोनों के बीच में 100 डिविजन्स का फर्क है और इन दोनों के बीच में 180 का है। तो इसका मतलब देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल जो कि 180 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर हुआ। तो यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस कैन कम आउट टू बी 180 डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 9 डिवाइडेड 5। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनाया गया है फॉर फ़ारेनहाइट। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस स्केल प्लस 32। ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना यही समझना कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ना ये कैसे आया है। ठीक है। बहुत बार बच्चे फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस, सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट या फिर 9/5 की जगह 5/9 कहाँ आना है, कहाँ 9/5 आना है, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। इसलिए इसको ना एक और वही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर बड़ा कुछ है तो बहुत बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको ना एक अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन में करें तो आपको याद रहेगा। कैसे करेंगे? ये जो 5 है ना इसी को हम यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे। हम ये डिवीजन जो 9/5 वाला पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हटा देंगे। तो ये कुछ ऐसा है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब इसको यहाँ पर क्या कर दो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो 5, 9 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। ठीक है। ये ऐसा मतलब ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 160। ठीक है। अब याद रखो इतना हो गया। अब ये जो 5 है ना इसको दूसरी साइड ले जाओ। तो मैं इसको लिख रही हूँ 5f या फिर डिग्री f इज इक्वल टू 9 डिग्री c प्लस 160। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को उससे याद करना ज्यादा आसान है। तो अब मैं इसको ऐसे कुछ मान लेती हूँ, से f इज फॉर से सम फॉक्स, राइट, एंड c इज फॉर कैट। ठीक है। तो अब मेरे पास मैंने कितने फॉक्स देखे? फॉरेस्ट में मैंने 5 फॉक्स देखे और मैंने 9 वाइल्ड कैट्स देखी और टोटल जो मैंने एनिमल्स देखे वो थे 160, समथिंग लाइक दैट। इसको आप ऐसे याद कर लो। ठीक है। सो 5f इज इक्वल टू 9c प्लस 160। अब आपको कोई भी कन्वर्जन किसी भी तरीके से पूछी हो आप इसको इजीली कर लोगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा। तो इस बेसिक फॉर्मूला को आप कुछ ऐसे याद रख सकते हो, राइट। तो भूलोगे तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक अप द एग्जांपल्स। ठीक है। अभी हमने किया, तो हमने क्या किया? हमने कितने फॉक्स देखे थे बताओ जल्दी से। हमने देखे थे 5 फॉक्स और हमने देखे थे कितनी कैट्स? हमने देखी थी 9 कैट्स और जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स देखे थे वो थे 160। यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है। वैसे तो हमें डायरेक्टली ही पता है कितना है, लेकिन हम यहाँ पर कन्वर्ट करके ज़रूर देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, हमें चाहिए फ़ारेनहाइट, राइट। तो हम यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 160 करेंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 प्लस 160, राइट। तो f इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 5 3 जार 15, 1 5 2 जार 10, तो कितना आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या था? ice point in Celsius scale, that was 0 degree, and what is ice point in Fahrenheit scale? That is 32 degree Fahrenheit। तो आंसर तो हमें पहले ही पता था, लेकिन हमने फॉर्मूला लगाया ताकि हम पता कर सके कि सच में 32 आता है कि नहीं आता है। सेम अब यहाँ पर देखो 100 डिग्री है,
सेल्सियस है, तो ये क्या है, स्टीम पॉइंट। और फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट कितना होता है, सोचो सोचो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, राइट, यही होता है ना। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितने फॉक्स थे, 5 थे। कितनी कैट्स थी, 9 थी। और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो देखे थे वो 160 थे। भाई मैंने तो काउंट किए थे, है ना। तो एक स्टोरी की तरह बस याद रख लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे फ़ारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस मुझे दिया हुआ है, तो 9 को, मतलब जो 9, ये 9 है और सी की जगह मैंने 100 डाल दिया, प्लस 160। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 900 प्लस 160। इस 5 को भी यहीं रहने दो टू अवॉइड कंफ्यूजन्स। अब पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1060। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1060 डिवाइडेड बाय 5। तो करो इसको सिंप्लीफाई। सो इट इज 2 देन 112, राइट। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली मतलब जो आंसर है हमारा दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल था कि नहीं था, जल्दी से बताओ, सिंपल था ना। चलो अब आते हैं, हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर। सो नॉर्मल टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो अगर 98 के आसपास अगर हमारा थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है तो हम बोलते हैं कि यार नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी है हम, कुछ नहीं हुआ हमें, कोई बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखो सेम फॉर्मूला है। तो हमने देखी थी 5 फॉक्स, 9 कैट्स और टोटल 160 एनिमल्स देखे थे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 98.6 प्लस इज इक्वल टू 9c प्लस 160। तो पहले इस साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या आएगा, 5 6 30, ठीक है। तो 0 एंड कैरी 3, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई आप खुद करो, तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। ओके 3 4, ऑल राइट। तो एक तरफ का तो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, दूसरी तरफ का देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्लस था, मैं इनकी साइड्स को एक्सचेंज कर दूंगी। तो मैं 9c को इधर ले जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं तो बात तो सेम ही रहेगी, राइट। इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं ऐसे ही शफल कर दूं तो बात तो सेम ही रहती है। तो अब 9c इज इक्वल टू 493। अब 0.0 है तो इस 0 को अगर मैं हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरी वैल्यू में। -1, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। सो 9c इज इक्वल टू 333, राइट। तो अब जो c आया है डिग्री सेल्सियस वो क्या आया है, 333 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना होगा, सो 9 हाउ मच, सो 9 3s are 27 देन 6, so how much, so 7s are 63। तो क्या यही होता है ना हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, तो समझ आ गया सबको, क्या जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से ना उस फॉर्मूला को मोल्ड कर लिया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। हमारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला है। क्या शुरू से फॉर्मूला हम अपनाते आए हैं कि भाई प्रैक्टिस करना है हमने, क्वेश्चन 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 क्वेश्चंस, बस। तो लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेल्सियस स्केल पे जो डिफरेंस है, मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ये यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है और ये दूसरी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको ये बताना है कि केल्विन स्केल में कितना फर्क होगा और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल से। तो हमें पता है कि 100 डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इज दैट करेक्ट? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का, राइट। दूसरे केस में बी पार्ट में केल्विन स्केल में अगर हम देखें तो 100 डिविजन्स
on Celsius scale is equal to 100 divisions on Kelvin scale. Is that correct? तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिविजन्स विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो ये कितना हो जाएगा? 10 केल्विन, राइट? तो कितना फर्क होगा? 10 केल्विन का ही. करेक्ट? तो सिंपल था समझना, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी? नो. चलो होगी तो बता देना. ओके, सो द क्वेश्चन सेज द टेम्परेचर राइजेस बाय 18 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द राइज ऑन द सेल्सियस स्केल? तो देखो सेम ही 100 डिविजन्स on Celsius scale is equal to 180 divisions on Fahrenheit scale. Correct? और यहाँ पर कितना? 18 divisions on Fahrenheit scale जो है वो राइज हो रहा है. तो जहां पर हम 180 by 100 करते थे ना, हमने बस उसी को उल्टा कर देना है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इट विल बी इक्वल टू 100 by 180 multiplied by 18 and that will be equal to our degree Celsius. So it is equal to 10 डिग्री सेल्सियस. तो अगर फ़ारेनहाइट में 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का राइज हो रहा है तो सेल्सियस में वो 10 डिग्री सेल्सियस का राइज होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल. तो आपको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो अपना फॉर्मूला याद करो. 5 foxes were there, 9 cats were there, and total animals we saw were 160. So 5 Fahrenheit. So 5 multiplied by 5 is equal to 9C plus 160. So it is 25 is equal to 9C plus 160. तो रिवर्स कर दो साइड्स को. ठीक है. सो 9C प्लस 160 इज इक्वल टू 25. सो 9C इज इक्वल टू 25 माइनस 160. देखो कुछ अलग देखेंगे आज हम. ठीक है. क्या देखेंगे? तो 160 को माइनस करो से माइनस करो 25. बड़े से ही छोटा नंबर माइनस होगा, राइट? तो कितना आंसर आएगा? 3 and 1. ठीक है. तो माइनस 135 आ गया. आप देखो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो बड़ा, मान लो आपके पास 50 है और 25 है, मैंने बोला माइनस 50 से 25 को माइनस करो. तो यहां पर माइनस तो आप नॉर्मल ही करोगे. ठीक है. मतलब माइनस तो यही होगा. करेक्ट. लेकिन साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा होता है. तो क्योंकि यहाँ पर 160 बड़ा नंबर था, बड़ा डिजिट था, उसका साइन नेगेटिव था, तो यहाँ पर इसका साइन भी क्या आया? नेगेटिव आया. तो सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 135 डिवाइडेड बाय 9. सो सी इज इक्वल टू, आंसर माइनस में आएगा. सो 9 1s are 9, 10 11 12 13. ठीक है. 4 9 5s are 45. तो कितना आंसर आया? सो आंसर इज माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? सबका यही आंसर आया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ नेगेटिव में भी हमें डिजिट्स को ट्राई करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? लिखो अपना फॉर्मूला. 5 foxes were there, 9 cats were there, and total 160 animals we saw. So 5 multiplied by minus 40 is equal to 9C plus 160. So 5 4s are 20, 0. ठीक है. मल्टीप्लाई किया है, सिंपल. नेगेटिव साइन था, यहाँ पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इसलिए यहां पर आया नेगेटिव साइन. सो 9C प्लस 160. तो साइड्स को शफल कर दो. 9C प्लस 160 इज इक्वल टू माइनस 200. सो 9C इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 160. अब अगर दो माइनस साइन है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में. नहीं, मतलब इन दोनों को ही हम नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो 9C इज इक्वल टू ये कितना होगा? माइनस 063. सो C इज इक्वल टू माइनस 360 ओवर 9. सो 9 5s are 45, 9 5s are, sorry, 9 3s are 27 and 9 4s are 36. So answer will be
-40°C। तो क्या आपका आंसर भी यही आया है या नहीं, मुझे जल्दी से बताना, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट जो है, हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक एनर्जी है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो जब भी हीट होती है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कई बार हीट के प्रोड्यूस होने से साइज और शेप भी बदल जाते हैं, और कई बार स्टेट भी बदल जाती है। तो पढ़ी है ना हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, कम कर दो तो कई बार गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इन तीनों इफेक्ट्स को समझेंगे। कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ हीट, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो देखो मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट दूंगी तो क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी से हीट ले लूंगी, ठीक है, अगर ये बॉडी हीट रिलीज करेगी, तो उस केस में इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ऐसा ही होगा ना, अगर पानी है, पानी को अगर आप गैस पे रख दोगे तो क्या होगा, नीचे हीट करोगे, मतलब गैस पे रखना ही कुछ नहीं है, बट गैस स्टोव पे रख दिया, गैस ऑन कर दी, फ्लेम ऑन कर दी, आप क्या कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो पानी को, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब हीट दी जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब गैस स्टोव को ऑफ कर दो, उस फ्राइंग पैन को, पानी वाले फ्राइंग पैन को उतार के नीचे रख दो। अब क्या होगा, हीट नहीं दे रहे हो, अब धीरे 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 वो जो पानी है वो हीट को रिलीज कर रहा है। तो जब हीट रिलीज होती है किसी बॉडी से तो उसका टेम्परेचर कम होता है। जब आप आधे घंटे बाद जाओगे तो वो पानी उतना गर्म नहीं होगा जितना आप उसको छोड़ के गए थे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट है, अब हीट दी जा रही है या फिर रिलीज हो रही है, इस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा या कितना घटेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि जिस मटेरियल को हम हीट दे रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। और तीसरा है जिस बॉडी को या जिस मटेरियल को हम हीट दे रहे हैं उसका मास क्या है, करेक्ट। मान लो 10 लीटर पानी रख दिया है गैस पे, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगेगा। वहीं पर 1 लीटर पानी रखोगे तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि जो मास है उस बॉडी का वो कितना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। तो हमने थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लिया था, ये बल्ब है थर्मोमीटर का, ठीक है। तो मेरा डायग्राम तो बिल्कुल भी अच्छा बना नहीं है, और इस बल्ब में अब यहां पर ना बीच में कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, यहां पर एक कैपिलरी ट्यूब है। अब जो हीट जब हम देते हैं ना, तो हीट से एक बॉडी का साइज या फिर उसकी शेप जो है वो भी चेंज होती है। तो पहले तो जो मरकरी होता है ना, मरकरी एक छोटी सी जगह में ऐसे बिल्कुल आराम से दुबक के बैठा होता है, लेकिन जैसे ही आप इस बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को किसी गर्म चीज में डालते हो तो ये जो मरकरी है ये एक्सपैंड होने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन। इसे क्या बुलाते हैं हम, इसे हम बुलाते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो थर्मली वो एक्सपैंड होने लगता है। जब वो एक्सपैंड होने लगता है तो उससे क्या होगा, उससे इस जो मरकरी है ना उसका साइज, उसकी शेप जो है वो चेंज होगी। सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ हीट। थर्ड इफेक्ट ऑफ हीट इज द चेंज इन स्टेट। नाउ अगेन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो ये जो हीट है ना, हीट किसी भी
किसी भी ऑब्जेक्ट के या बॉडी की स्टेट को चेंज करता है कि वो कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा। इस सब को समझने के लिए ना हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम है और बड़ी ही प्यारी प्यारी टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले है दिस, मान लो आपके पास है एक सॉलिड, ठीक है। जब सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो इस सॉलिड की मेल्टिंग हो जाएगी। तो मान लो यहां पर क्या है, यहां पर आइस है, आइस सॉलिड होती है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो आइस मेल्ट होने लग जाएगी और वो क्या बन जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी। अब जब यही लिक्विड और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये लिक्विड मतलब यहां पर वाटर बन गया और अब ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ओके, नाउ अब उल्टा प्रोसेस देखो तो गैस जो है, गैस क्या कर रही है, गैस मतलब बिल्कुल स्टीम है, बिल्कुल हवा, वो वेपर्स बने हुए हैं पानी के, लेकिन अब इन वेपर्स ने हीट छोड़ना, मतलब अब टेम्परेचर में कुछ तो चेंज आया और यहाँ पर हीट रिजेक्ट होना शुरू हो गई या हीट रिलीज होना शुरू हो गई। तो उस केस में स्टीम जो है वो वापस से वाटर बन जाएगा। अब ये वाटर जो है और टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या होगा, पानी जो है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आपने फ्रिज से आइस निकाली, उसको बाहर रख दिया, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ये आइस पानी बन गया। अब आपने सोचा यार मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं, तो आपने क्या किया, इसको फ्राइंग पैन में डाला और गैस ऑन कर दी और अब पानी जो है वो स्टीम बनने लग गया। दूसरी तरफ अब आपको लगा कि यार अब चलो थोड़ा और चेंज ऑफ स्टेट देखते हैं, तो अब यही जो वो स्टीम बन रही थी ना, उसको वापस से गैस से उतारा, बंद की गैस, नीचे उतारा, तो वो जितना भी वेपर बने थे वो वापस से जो उस ढक्कन के साथ, क्योंकि हमने कवर करके रखा था, तो जो वेपर बने थे वो सारे जो है वो वापस से बैठ गए हमारे पानी के अंदर, वो वापस से पानी बन गए। और अब आपको लगा कि पानी तो बन गया, अब इसको फिर से सॉलिड बना के देखते हैं, तो आपने उसको कहाँ रख दिया, फ्रिज में रख दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस एंड अगेन द रिवर्स प्रोसेस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। बात क्लियर हुई? तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। जब आइस पानी बनती है तो आइस क्या हो रही होती है, मेल्ट। जब पानी स्टीम बनता है या वेपर बनता है तो पानी क्या हो रहा होता है, वेपराइज, ठीक है। आओ वापस से गैस को बनाओ लिक्विड। जब गैस लिक्विड बनता है तो ये जो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वेपर्स हैं, है ना, ये क्या हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है, ये कंडेंस हो जाते हैं, फिर गैस लिक्विड बन जाता है। अब यही लिक्विड जो है, जब पानी आइस बन जाता है तो पानी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। बात समझ आई? सिंपल है ना टर्म्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस वही है जो हम डे टू डे लाइफ डे टू डे नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। अब आते हैं एक और, मतलब दो और ऐसे प्रोसेसेस में जिनका प्रोसेस का नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कब किए हैं हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर्स में, क्लास 6 में भी हम पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि कैसे जो नैप्थलीन बॉल्स है ना, वो पानी में वो सॉलिड होती है ना, पानी में कन्वर्ट नहीं होती है डायरेक्टली। वो जब आपने ट्रंक भरा, कपड़े डाले, नैप्थलीन बॉल्स डाली, 1 साल बाद ट्रंक खोला तो आपको दिखेगा कि नैप्थलीन बॉल्स खत्म है या बहुत छोटी छोटी रह गई हैं। तो ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, वेयर सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस भी होता है जहां पर गैस सॉलिड बनता है और उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डेपोजिशन, ठीक है। सो सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। तो बात क्लियर हुई सबको? कोई डाउट है तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ लेना, नहीं तो अपने डाउट्स को लेकर स्वयं क्लास बुक कर लेना और आ जाना, और हम बैठ के डिस्कस करेंगे सारे के सारे आपके डाउट्स और उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब एक्सप्लोर इन द सेंस कि मैं आपको और थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इनको समझाने वाली हूं ताकि आप कभी ना भूलो जो आज हमने पढ़ा है।
ओके, फर्स्ट इज द मेल्टिंग और फ्यूजन, मतलब जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो यहां पर क्या होता है, सॉलिड को हम हीट देते हैं और जब इस सॉलिड को हीट दी जाती है तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक सॉलिड, मान लो आइस है, आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक सारी की सारी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो उससे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, राइट। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, राइट। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इसका ऑपोजिट प्रोसेस है, जहां पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब जहां पर पानी जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मान लो जब पानी से आइस बन रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब तक पूरा का पूरा पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, इस आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड। बात क्लियर हुई? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, राइट तो इसको रिकॉल कर लो, यहां पर सेम ही चीजें हैं, इसको आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे और कुछ एडिशंस के साथ, राइट। सो आई होप मेल्टिंग और फ्यूजन एंड फ्रीजिंग आर क्लियर टू यू। अब यहां पर भी सेम ही है, दिस इज वेपराइजेशन और बॉइलिंग, राइट, एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन, तो वेपर्स का बनना किससे बनेंगे, लिक्विड से बनेगी गैस या फिर स्टीम या फिर वेपर्स, राइट। और कंडेंसेशन में क्या होगा, ऑपोजिट प्रोसेस, गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मतलब यहां पर पानी से बनेंगे वेपर और यहां पर वेपर से बनेगा पानी। अब जब तक सारा का सारा पानी, मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे पानी बॉईल होना शुरू होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। तो इसी टेम्परेचर पर सारा का सारा पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। दूसरी तरफ जब वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट होगा तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड रहेगा जब तक सारे के सारे वेपर्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं कन्वर्ट हो जाते। सो दिस इज वेपराइजेशन और बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। सो ये जो टर्म्स है ना, इनको रिकॉल करते रहना है, वो जो अभी हमने एक फ्लो चार्ट सा पढ़ा उसको याद रखना है और उससे समझना है। मैंने ये काफी स्पेस दे दे के समझाया है, बहुत हौच पौच नहीं किया है सारी टर्म्स का, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो आई होप वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन आर क्लियर टू यू। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टू टर्म्स, दैट इज सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है और डेपोजिशन में गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है, ठीक है। और इन दोनों के केस में भी सेम ही कंडीशन है, द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड, टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक सारा का सारा सॉलिड गैस नहीं बनेगा, ये सारी की सारी गैस जो है वो सॉलिड नहीं बनेगी। तो इसका बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, दैट इज कैम्फर। कैम्फर हम घरों में यूज करते हैं, पूजा में भी यूज होता है। तो ये जो कैम्फर है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो अभी तक हमने ना जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब कुछ एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हो रहा था। लेकिन अब हम एक ऐसा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जहां पर ये जो प्रोसेस है वो हो तो रहा है लेकिन एक टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि दैट टर्म इज बेसिकली इवेपोरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो कपड़े सुखाते हैं ना हम, तो कपड़ों में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, वो वेपर्स बन जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये होता तो है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस केस में यहां पर काफी सारे डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब बहुत ही वेरिएबल टेम्परेचर पर ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। कम टेम्परेचर पर भी होता है, ज्यादा पर भी होता है।
आप ऐसा करना कि सर्दियों में एक मग पानी का रख के देखना एक साइड पे, ठीक है, उसको से 5 दिन के लिए रहने दो। गर्मियों में भी रख के देखना, दोनों ही टेम्परेचर्स पर आप, दोनों ही टेम्परेचर में फर्क है, तो दोनों ही टेम्परेचर पे आप देखोगे कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है ना वो कम हुआ है उन मग से, ठीक है, वो पानी का जो मग रखा था उनसे कम हुआ है। तो बहुत ही वेरिएबल टेम्परेचर्स पर हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब जैसे अगर आप बात करो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन समर्स एंड विंटर्स, तो समर्स में ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स जल्दी होती है, विंटर्स में धीरे होती है। समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें भी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है उसमें भी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो दिस मीन्स इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट बट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हियर द टेम्परेचर इज नॉट द सेम, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े जो हम ड्राई करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, ऑफ द सेशन, दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बेसिकली एक ऐसा चेंज ऑफ स्टेट है। अब देखो, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जब मान लो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, जब आइस वाटर बन रहा है, इस चेंज ऑफ स्टेट के टाइम, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने के टाइम कभी भी देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर ये आइस है, ठीक है, और ये वाटर है, दोनों का टेम्परेचर जो है सेम ही रहेगा जब तक पूरी की पूरी आइस जो है वो पानी ना बन जाए। तो आप आइस निकालना, उसको रखना, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेजर करना, और अभी थोड़ी देर बाद ना जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी, तब फिर से उस पानी के टेम्परेचर को अगर आप मेजर करोगे तो आप क्या देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर, जब तक पूरी मेल्टिंग नहीं हुई है ना आइस की इनटू वाटर, तब तक टेम्परेचर जो है बॉडी का वो चेंज नहीं होगा। Okay, so that is called as the latent heat. So during the change in state of a body, the temperature of the body does not change. That is called as the latent heat. Okay, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you liked the session. I hope you understood the concepts. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section, or you can post your doubts. You can come with your doubts to Learno Hub Swayam. Right? So book your class and I'll see you there. So you all take care. I'll see you in our next session. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best है.